तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिएक्ट के अंदर JSX तक का पार्ट देखा था, है ना। ये सब चीज़ें डिस्कस हुई थी हमारी। आज हम लोग देखेंगे ES6 में क्या चेंजेस हैं जिसको बेसिकली हमने यूज़ में लेके आना है अपने। तो ES6 क्या है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या क्या नई चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस हुई हैं। लास्ट क्लास किसने लिया था? क्लासेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्लासेस के इनहेरिटेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसमें। हाँ, एरो फंक्शन से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें। ये जो भी फाइल्स हम लोग डिस्कस करें ये सब आपकी ड्राइव पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। एरो फंक्शन, सो एरो फंक्शंस अलाउज अस टू राइट शॉर्टर फंक्शन सिंटैक्स। सो ट्रेडिशनली जो हमारा फंक्शन रहता था जावास्क्रिप्ट जो आप पढ़ के आए उसमें लोग क्या लिखते हैं, फंक्शन कीवर्ड देन फंक्शन का नेम और अपना मैसेज आप जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप एक वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर आप अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं। बट मॉडर्न उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना फंक्शन कुछ इस तरह से लिखते हैं, माई फंक्शन इक्वल टू पैरेंथेसिस, और यहाँ पर आप जाके डिफाइन करते हैं अपना फंक्शन जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो नॉर्मली अगर इस तरह का हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो हम लोग पैरामीटर कहाँ पर सेट करते हैं, इन बिटवीन पैरेंथेसिस। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो हमें अपने नेम यूज़ करने हैं। तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर आपको कुछ ऐसा फंक्शन बनाना है जहाँ पर दो वैल्यू का कैलकुलेशन हो के आपको रिसीव हो, तो आप क्या करोगे, एक फंक्शन बना लोगे फॉर एग्जांपल लाइक कैलकुलेशन। अब उसके अंदर आप यहाँ पर जाके क्या लिख देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो भी आपकी दो वैल्यू में उनका आप टोटल कर दोगे। अब मुझे बार बार टोटल अगर परफॉर्म करना है तो आपको बार बार फंक्शन बनाने पड़ेंगे, उस केस में उसका कोई सेंस है नहीं। तो फंक्शंस क्यों बनाए जाते हैं, ताकि वो कोड के रिपीटेशन को कंट्रोल करें, ना कि फंक्शन सेम टास्क के लिए हम लोग बार बार प्रोड्यूस करें। कोड हैवी होगा, कोई फ़ायदा नहीं। सो हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे दो वैल्यू को या तीन वैल्यू को टोटल अगर करना है तो हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे कैलकुलेशन, और उसमें लिख देंगे a, b, c, और रिटर्न कर देंगे आप a + b + c को। जब भी आपको कुछ टोटल परफॉर्म करना होगा आप उसको इमीडिएटली चलाओगे, तो आपको बार बार फंक्शन नहीं बनाना है, सीधे पैरामीटर्स को बताना है कि मुझे ये वैल्यू का टोटल करना है। ऐसे ही होता है ना। तो रिएक्ट में जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो देखो ये भी एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम जो यहाँ देख रहे हैं वो है ES6, यानी कि जावास्क्रिप्ट का जब 2015 का अपडेट आया तो उसमें ये चेंजेस आया कि फंक्शन ये जो चल रहा है ये तो रहेगा ही, नया वाला भी आपका एग्जीक्यूटेबल है, चला सकते हैं आप। तो देखो फंक्शन बिफोर हमने एक फाइल यहाँ पर बनाई हुई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फंक्शन दिस डेमोन्स्ट्रेट अ रेगुलर फंक्शन नॉट एन एरो फंक्शन। हेलो वर्ड हमारा एक मैसेज रिटर्न आ रहा है, और ये हमने फंक्शन कैसे बनाया, हेलो इक्वल टू फंक्शन रिटर्न किया हमने हेलो वर्ड को, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML में हमने हेलो को कॉल कर दिया। तो जो भी मैसेज हमारा था इसके अंदर लिखा हेलो वर्ड, वो कहाँ चला गया, ID डेमो के अंदर। कैसे पता चल रहा है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, आपको दिखाई देगा इसके अंदर। देखो PID डेमो में क्या लिखा रहा है, हेलो वर्ल्ड लिखा रहा है इस तरह से। यहीं पर अगर हम लोग एरो फंक्शन के साथ देखें सेम आउटपुट है, अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो भी आपको सेम ही मिलेगा, बट अगर आप कंट्रोल U करके देखेंगे तो लिखने का तरीका बदल गया है ना। हमने लिखा हेलो इक्वल टू पैरेंथेसिस और यहाँ पर इक्वल टू ग्रेटर देन करली ब्रेसेस में हमने अपना मैसेज लिखा, और सेम प्रोसेस हमने डेटा को यहाँ पर कॉल कराया हुआ है। तो एरो फंक्शन से क्या हमें कोई बेनिफिट होने वाला है, देखो बेनिफिट है क्योंकि हम सिंगल लाइन में बिना किसी करली ब्रेसेस के चीज़ों को लिख सकते हैं। अगर आपको मल्टी लाइन का कोड नहीं करना है, ठीक है, तो आप एरो फंक्शन का इस्तेमाल करो, और आपको मल्टी लाइन का कोड करना है तो आप एरो फंक्शन के साथ में करली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे मैसेज ही रिटर्न करना है हेलो वर्ड, तो मुझे इन करली ब्रेसेस की एरो फंक्शन में कोई नीड नहीं है, समझ गए। फंक्शंस क्या होते हैं, सेट्स ऑफ कोड, यानी कि जहाँ पर मुझे कुछ मल्टी लाइन कोड लिखना हो तब हम लोग फंक्शन बनाते हैं, ताकि वो कोड जो है आपका वो रीयूज हो जाए एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो इसको अभी आप डिटेल में समझेंगे, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, आपको कब कहाँ क्यों कैसे में इस्तेमाल करना है। फिलहाल हमने इस एग्जांपल में देखा एरो फंक्शन कैसे लिखा जाता है और कैसे उसका हम लोग आउटपुट रिसीव करते हैं, ठीक है। सो एरो फंक्शन
ये इसकी फाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो अपना ओल्डर एग्जाम्पल है, ये अपना एरो फंक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है जरा। तो ये हेलो इक्वल टू पैरेंथेसिस, यहाँ से आप इक्वल टू ग्रेटर देन और यहाँ से मैसेज लिखा। इसको हमने आईडी को पॉइंट किया डेमो के अंदर, तो डेमो को जब आप बाइंड करोगे तो ऑटोमेटिकली इनर एचटीएमएल से डेटा यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसके बाद। It gets shorter if the function has only one statement and the statements return a value. You can remove the brackets and the return keyword. मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सो आप कैसे लिखेंगे? एरो फंक्शन रिटर्न्स वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट। आप लिखेंगे फंक्शन का जो भी आपका नेम है, लाइक हेलो इक्वल टू आपका पैरेंथेसिस ग्रेटर देन, आपने यूज़ करना इक्वल टू ग्रेटर देन, और अपना मैसेज आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, आउटपुट आएगा। देखो यहाँ पर हम लोग फाइल ओपन करते हैं शॉर्टर कोड के अंदर। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, हमने आईडी पे पॉइंट किया हुआ है। राइट क्लिक करके अगर ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं तो आउटपुट आ रहा है हमें, है ना। तो यानी कि हमें क्या समझना है, एरो फंक्शन शॉर्टर सिंटेक्स कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ना तो मुझे इसको रिटर्न बताना पड़ रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डेटा रिटर्न करता है। जो जावास्क्रिप्ट का ट्रेडिशनल फंक्शन है उसको रिटर्न बताना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक नहीं करता है, एरो फंक्शन करता है। जो हमें यूज़ करना चाहिए ओवर द ट्रेडिशनल फंक्शन। नेक्स्ट, हमने एक फाइल बनाई अपना एरो फंक्शन नाम से, और उसके ऊपर हमने इसको चला के आपको दिखाया, जो मैंने अभी खोला था। यहाँ पर आप देखेंगे सेम रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो नोट दिस वर्क ओनली इफ़ द फंक्शन हैज़ ओनली वन स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपका सिंगल लाइन का कोई आप आउटपुट ला रहे हैं फंक्शन से, तब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ओनली फॉर सिंगल लाइन। इफ़ यू हैव पैरामीटर्स यू पास देम इनसाइड द पैरेंथेसिस। जैसे कि मेरे पास एक एरो फंक्शन है किसी भी नेम का, उसको मैंने यहाँ पर एक वैल्यू सेट किया। जो भी मुझे यहाँ पर रिटर्न कराना होगा मैं यहाँ पर लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड प्लस अपना पैरामीटर का नेम। तो जैसे हमने यहाँ पर एक आउटपुट निकाला इसके थ्रू, क्या लिखा हमने, अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। कैसे लिखा हमने इस चीज़ को, इस फाइल को हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे, क्लोज करिए इसको और ओपन कर लीजिए। तो हमने क्या लिखा, अपना एक वेरिएबल जिसका नेम है हेलो, पैरामीटर हमने बनाया वैल्यू। अरीना एनिमेशन इज़ अ डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इन दिस फंक्शन। वैल्यू जो है, अब अरीना एनिमेशन हमारे बहुत सारे हैं, जैसे कि प्रीत विहार भी हमारा ही है, साउथ एक्सटेंशन हमारा है, कमला नगर अपना है, कोहाट अपना है, नोएडा के अपने सेंटर हैं, सारे हमारे ही हैं। सो कौन सा सेंटर पर्सन प्रिंट करना चाह रहे हैं, वो जस्ट वैल्यू को नाम बताएगा, अरीना एनिमेशन सो मैनी, बट लोकेशन इज़ इंडिविजुअल, है ना। तो हमने क्या लिखा, वैल्यू को डेटा जो है वो हम लोग यहाँ से असाइन करेंगे। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो। जिस एलिमेंट के अंदर ये रेंडर होगा उसके अंदर हमने लिखा इनर HTML हेलो इज़ अ फंक्शन डिफ़ॉल्ट अरीना एनिमेशन। आप क्या लिखना चाहते हैं, जैसे मैं क्या बताया इसमें साउथ एक्सटेंशन। मुझे लगता है कि प्रीत विहार करना है, तो मैं यहाँ जाके प्रीत विहार कर देता हूँ। तो वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, चेंज हो गया ना। इस तरह से साउथ एक्सटेंशन कर देंगे तो साउथ एक्सटेंशन आ जाएगा। देखिए, तो एक फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं। दिस इज़ एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि आपको नंबर कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये हमने देखा, तो ये क्लियर हो गया कि पैरामीटर कैसे सेट होगा। नेक्स्ट, इनफैक्ट इफ़ यू ओनली वन पैरामीटर यू कैन स्किप दी पैरेंथेसिस एज वेल। तो जैसे कि मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस की भी मुझे ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, वैसे मैंने लगा के डाला है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये कमाल सिर्फ एरो फंक्शन में ही हो सकता है। हमने लिखा फंक्शन का नेम, पैरामीटर का नेम, मैसेज और वैल्यू। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये वाला। तो आप इसमें देखेंगे हमने पैरामीटर को किसी पैरेंथेसिस में नहीं रखा हुआ है। क्या है, हेलो इक्वल टू पैरामीटर इक्वल टू ग्रेटर देन वेलकम टू अरीना एनिमेशन प्लस वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया। हमने बोला साउथ एक्सटेंशन, तो ये लिखा आएगा वेलकम टू अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। चला के देखिए, काम कर रहे हैं। और आगे देखते हैं, वॉट अबाउट दिस, द हैंडलिंग ऑफ दिस इज ऑल्सो डिफरेंट इन एरो फंक्शन कंपेयर टू रेगुलर फंक्शन, ठीक है। यानी कि रेगुलर से हमारा मतलब है ट्रेडिशनल फंक्शन जो हम लोग आज तक बनाते हैं ना, फंक्शन इक्वल टू माई फंक्शन, और इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। इन शॉर्ट, विद एरो फंक्शन देयर इज नो बाइंडिंग ऑफ दिस।
In regular function, the this keyword represented the object that called the function, which could be the window, the document, a button, or whatever. With arrow function, the this keyword always represents the object that defined the arrow function. Let's take a look at two examples to understand the difference. Both examples call a method twice. First, when the page load, the once again when the user click a button. The first example uses a regular function and the second example uses a arrow function. The result shows that the first example two different object, window and button, and the second example return the header object twice. So, coming with a regular function, this represents the object that called the function. तो हमने यहाँ पर क्या करा है, क्लास डिफाइन किया है. क्लास का नेम क्या है, हेडर. हमने ये क्लियर कर रखा है कि जब भी क्लास की बिगनिंग होगी उसकी फर्स्ट लेटर की शुरुआत कैपिटल में होगी. हमने एक मेथड यूज़ किया पर कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हमने लिखा दिस डॉट कलर इक्वल टू रेड, और चेंज कलर का जो भी आपने यहाँ पर लॉजिक लगाना है वो आप यहाँ पर जाके लगा सकते हैं. हमने लिखा कॉन्स्टेंट माई हेडर इक्वल टू न्यू हेडर, क्योंकि ये हमारा क्लास है. हमने इसको अब ऑब्जेक्ट में यहाँ पर फैच किया. द विंडो ऑब्जेक्ट्स कॉल द फंक्शन. हमने लिखा विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर. किस पर लिसन करेगा, लोड पर लिसन करेगा. माई हेडर विच इज़ माई वेरिएबल नेम डॉट चेंज कलर, ठीक है, जो कि मेरा यहाँ पर मेथड बना हुआ है. और बटन ऑब्जेक्ट्स कॉल द फंक्शन, तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी विच इज़ बटन डॉट एड इवेंट लिसनर. लिसनर किस पर काम करेगा, क्लिक के ऊपर. और माई हेडर डॉट चेंज कलर मेरा एग्जीक्यूट होगा. तो एक में किस पर एग्जीक्यूट हो रहा है, लोड पर. दूसरा हमने किस पर बनाया, क्लिक पर. ये काम किस पर हो रहा है, नॉर्मल फंक्शन के ऊपर. ज़रा फाइल चलाइए और इधर देखिए, यहाँ पर क्या रिटर्न आ रहा है, ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट आपका HTML बटन एलिमेंट. पता कर पा रहा है ना ये इजीली कि आपका इवेंट कहाँ लोड हो रहा है. तो हमने क्या लगाया था, ऑन लोड. तो क्या लिखा है, विंडो. और हमने एक बटन को अगर क्लिक करके चलाया तो क्या लिखा रहा है, ऑब्जेक्ट HTML बटन एलिमेंट. क्या नाम है आपका, अभिजीत सिंह, ठीक है, बैठिए. अब एरो फंक्शन के केस में हम लोग देखेंगे. विद एन एरो फंक्शन दिस रिप्रेजेंट्स द हेडर ऑब्जेक्ट नो मैटर हु कॉल्ड द फंक्शन. तो देखेंगे यहाँ तक का जो पार्ट है आपका वो यहाँ पर सेम है, ठीक है. अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड इवेंट लिसनर. इसमें हमने चेंज किया गया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर HTML में हमने लिखा है असाइन किया प्लस इक्वल टू दिस कीवर्ड को. तो एरो फंक्शन को रन करिए. क्या लिखा रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. अब देखो ये विंडो को नहीं पहचान रहा है ना, ये किसको पहचान रहा है, ऑब्जेक्ट को. मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्या लिखा रहा है अगेन, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. यानी कि इसको ये नहीं पता है कि ये बटन से आ रहा है. तो ये क्या कर रहा है, ये क्लास ऑब्जेक्ट को समझ रहा है. जो ये लॉजिक है ये किसको अंडरस्टैंड कर रहा है, क्लास को. हेडर क्लास है, यानी कि जिसको बोलते हैं टेम्पलेट. और जब हम लोग किसी टेम्पलेट को किसी वेरिएबल के अगेंस्ट बाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू, तो वो बन जाता है ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर ये विंडो को और बटन को बिलोंग कर रहा है, ये ट्रेडिशनल वाला एग्जांपल, और ये मेरा ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा है. तो दोनों में समझ में आया, दिस का रोल अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है. तो नीचे आएंगे इस फाइल में, शायद इसमें हमारी नीचे बिल्कुल आ जाइए. यहाँ पर इस फाइल को हम लोग ओपन करेंगे. मेरी एक लाइन छूट गई है यहाँ पर, क्योंकि दोनों में हम लोगों ने इसका यूज़ किया था और ये बाई मिस्टेक हुआ है हमसे. अब सही है. तो अब आप यहाँ देखें, सब कुछ सेम है. यहाँ पर क्या है, प्लस इक्वल टू दिस. यहाँ भी हम लोगों ने प्लस इक्वल टू दिस का यूज़ किया. एक हमें विंडो और बटन के बारे में बता रहा है और दूसरा वाला हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है. तो डिफरेंस क्या आया है, यहाँ जो हमने लिखा है चेंज कलर इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा, चेंज कलर में एरो फंक्शन. सो एरो फंक्शन बिलोंग करता है अपने ऑब्जेक्ट को और ट्रेडिशनल फंक्शन बिलोंग करता है डोम को. समझ में आया. सो रिएक्ट में जो डोम होता है वो होता है वर्चुअल, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं क्या, एरो फंक्शन. जब भी आप यहाँ पर काम करेंगे सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आएगा वो एरो फंक्शन होगा, ठीक है, खासकर दिस कीवर्ड के केस में. तो
Remember these differences when you are working with functions. Sometimes the behavior of regular function is what you want. If not, then use arrow function. मतलब आप बिंदास नॉर्मल चलाओ, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा आउटकम वो नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए, सो इमीडिएटली रिप्लेस कर दो उसको एरो फंक्शन के साथ. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स. सो वेरिएबल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हम लोग जो भी वेरिएबल बनाते हैं वैर से डिक्लेयर होता है, लेकिन दो वेरिएबल आपको सर ने और पढ़ाएंगे, लेट और कांस्टेंट. क्या डिफरेंस होता है? वेरिएबल वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वेरी गुड. और लास्ट जावास्क्रिप्ट कब यूज़ किया था? हाँ, तो यूज़ करा था उस वेरिएबल. आई डोंट थिंक सो कि कोई वेरिएबल, मतलब कोई भी प्रोग्राम बिना वेरिएबल के बनता हो. वेरिएबल तो बेसिक है ना प्रोग्रामिंग का. अगर वेरिएबल नहीं होगा तो कोई कंडीशन ही नहीं चले. तो वेरिएबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट हमें ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि वेर, लेट, कांस्टेंट तीनों में डिफरेंस क्या होता है. अगर हमें डिफरेंस क्लियर नहीं तो हम बड़े कंफ्यूज रहेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर काम करते हुए. देखो, वेर सबसे ओल्डर प्रैक्टिस है. जब से जावास्क्रिप्ट लिखा गया तब से वेरिएबल का हम लोग शॉर्ट में वेर ही लिखते हैं. आप ना भी लिखें तो भी वेरिएबल आपका डिक्लेयर हो जाता है. मान लेट्स से आपने लिखा x इक्वल टू 10, तो x इज़ अ वेरिएबल, कंसिडर होगा ना. बट अगर आप लिख देते हैं वेर उसके आगे, तो आपको तो पता है, लेकिन कोई दूसरा पर्सन अगर आपके कोड को देख रहा है तो उसको तो आसान होगा ना अंडरस्टैंड करने में. तो लिखना चाहिए. अब लेट और कांस्टेंट क्या काम करते हैं? लेट भी बिल्कुल वेर की तरह ही काम करता है और कांस्टेंट भी बिल्कुल वेर की तरह ही काम करता है. अगर आप तीनों को नॉर्मली लिखोगे तो कभी डिफरेंस पता ही नहीं लगा पाओगे कि इनमें डिफरेंस है क्या, क्योंकि तीनों ही डेटा प्रोसेस कर देते हैं. तो डिफरेंस कहाँ आता है? वेर आपका स्कोप इंडिपेंडेंट है. मतलब आपने एक स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया और एक वेरिएबल डिफाइन किया, लाइक संता बनता फॉर एग्जांपल. अब आप उसको किसी फंक्शन में एक्सेस करना चाहोगे कि लाइक वेरिएबल x इक्वल टू संता बनता, तो संता बनता फंक्शन में भी आ जाएगा. और फंक्शन से अगर बाहर निकालना चाहोगे तो वहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल थ्रू आउट प्रोग्राम किसी भी स्कोप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. लेट स्कोप में चलता है, यानी कि अगर आपने कोई वेरिएबल लेट करके डिफाइन किया है तो आप उसको फंक्शन से बाहर, लूप से बाहर नहीं निकाल पाओगे. ठीक है. दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेर और लेट. तो कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट भी स्कोप में काम करता है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर सकते. जैसे आपने बोला ना, वेर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं है. तो ये डिफरेंस है. ठीक है. तो चलिए इस एक्सरसाइज आपको समझ में आएगा. तीनों चीज़ आपके सामने मेंशन है. सो वेरिएबल्स बिफोर ES6 देयर वाज ओनली वन वे of defining your variable with the var keyword. If you did not define them, they would be assigned to global object. Unless you were in strict mode, then you would get an error if your variable were undefined. तो ES6 में क्या हुआ? Now with ES6 there are three ways of defining your variables: var, let and constant. मॉडर्न आज के डेट में अगर आप कोई भी ऑनलाइन जाकर ट्यूटोरियल अगर उठा के देखोगे तो वहाँ पर आपको वेर नहीं मिलेगा, आपको लेट ही देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. वेर और लेट में मेजर डिफरेंस क्या था? वेर को मैं कितनी बार भी नई वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, लेट में नहीं कर सकते आप. लेट मना कर देगा भी. लेट एक्स इक्वल टू अगर अरीना है तो नेक्स्ट टाइम वेरिएबल लेट एक्स अगर लिखोगे तो वो मना कर देगा कि भाई ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, रीयूज़ नहीं होगा वेरिएबल. वेर को आप जितनी मर्जी बार प्रोग्राम में लिख सकते हो, सेम वेरिएबल को. सो वेरिएबल x इक्वल टू
5.6 फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा। सो इफ़ यू यूज़ वेर आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन इट बिलोंग्स टू द ग्लोबल स्कोप। इफ़ यू यूज़ लेट इनसाइड ऑफ अ फंक्शन इट बिलोंग्स टू दैट फंक्शन ओनली। If you use where inside a block, example a for loop, the functions the variable is still available outside of that block। यानी कि अगर मैंने किसी लूप में वेरिएबल डिफाइन किया तो मैं उसको बाहर भी निकाल के ला सकता हूँ उस लूप से, चलेगा। लेकिन लेट के केस में ऐसा नहीं होगा। सो वेरिएबल हैज़ अ फंक्शन स्कोप नोट अ ब्लॉक स्कोप, ठीक है। एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं, जैसे लेट हमने लिखा x इक्वल टू 5.6। लेट इज़ द ब्लॉक स्कोप वर्जन ऑफ वेयर एंड इज़ लिमिटेड टू द ब्लॉक और एक्सप्रेशन वेयर इट इज़ डिफाइंड। इफ़ यू यूज़ लेट इनसाइड ऑफ अ ब्लॉक, एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप, द वेरिएबल इज़ ओनली अवेलेबल इनसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। यानी कि उससे बाहर आप उसको यूज में नहीं ला पाओगे, सिर्फ उसके अंदर ही चलेगा। PHP पढ़ा है ना आपने हाल फिलहाल में। PHP के अंदर आप लोगों ने देखा होगा हम वहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल वहाँ कैसे बनाते हो आप लोग? डॉलर लगा के वेरिएबल बनाते हैं। अब मान लो आपने कोई डॉलर लगा के वेरिएबल बनाया, तो JS में और PHP में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जावास्क्रिप्ट में आप वेरिएबल बाहर बना के किसी फंक्शन में लेके जा सकते हो। क्या PHP में ऐसा होता है? PHP में अगर आप करने जाओगे ना कि वेरिएबल x इक्वल टू कोई भी XYZ वैल्यू और आप उसको किसी फंक्शन में डालोगे, फंक्शन तो सेम ऐसे होता है जैसे जावास्क्रिप्ट में बनता है, तो उसका डेटा नहीं आएगा उसके अंदर, वो कह देगा वेरिएबल अनडिफाइंड है। तो वहाँ पर आपको एक सुपर ग्लोबल पढ़ाया होगा सर ने, ग्लोबल्स। जब आप ग्लोबल्स लिखते हो उस वेरिएबल, तब आप फंक्शन से बाहर बने हुए वेरिएबल को अंदर लेके आ पाते हो, अदरवाइज आता नहीं है PHP के अंदर। और इंटरव्यू से साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल किसी फंक्शन के बाहर है तो PHP में अगर मुझे किसी फंक्शन में उसको प्रिंट करना है कैसे करोगे, ठीक है। और तब आप फंस जाओगे। तो आपको पता होना चाहिए वो कैसे यूज़ में आया था। तो आपको या तो ग्लोबल्स बताना पड़ेगा या फिर $_ ग्लोबल लिख के फिर आप उसको यूज़ में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट, तो लेट क्या है? हैज़ ए ब्लॉक स्कोप। वो एक लिमिटेड एरिया में काम करता है क्योंकि लेट के साथ कर्ली ब्रेसेस वाला सिस्टम चलता है। अब बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट के पास भी सेम वैल्यू है, x इक्वल टू 5.6। So constant is a variable that once it has been created, its value can never change। आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हो, जो लिख दिया वही रहेगा जब तक until unless आप यहीं पर आके चेंजेस नहीं कर दोगे। आप प्रोग्राम में कहीं से लिख के इसको अपडेट नहीं करा सकते कि भाई वैल्यू इसकी बदल दो। वेर और लेट में कर सकते हो, कॉन्स्टेंट में नहीं होता है। सो कॉन्स्टेंट भी ब्लॉक स्कोप का ही वेरिएबल है। द कीवर्ड कॉन्स्टेंट इज बिट मिसलीडिंग, कंफ्यूज करता है। It does not define a constant value, it define a constant reference to a value। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये वैल्यू, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि कांस्टेंट, मैथ में बहुत सारी वैल्यू हम लोग कांस्टेंट पढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो लिटिल बिट आपको कंफ्यूज करता है कि ये कौन सा वाला कांस्टेंट है, कि भाई जो लिख दिया अब 5.6 किसकी कांस्टेंट वैल्यू है। भाई पाई का मान जो होता है 3.17 या 22/7 जो आपका रहता है, दैट इज़ अ कांस्टेंट, वो फिक्स है ना, यही रहेगा। जैसे भाई सूरज शाम को छिपता है, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। कुत्ता भौंकता है, कांस्टेंट वैल्यू है। बदल थोड़ी ना कि सिंगिंग कर रहा है, नहीं हो सकता ना। तो ये क्या हुआ? कांस्टेंट का बेस्ट एग्जांपल हुआ। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? यानी कि जो मैंने रेफरेंस उस वेरिएबल को असाइन किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई प्री डिफाइंड वैल्यू है, समझ गए। तो जिसको आप चाहते हो प्रोग्राम में ना बदले उसको कांस्टेंट पे असाइन करो, अदरवाइज लेट और वेर का आप यूज़ करो। अब मैं बहुत पुराना बंदा हूँ जैसे, तो मुझे तो पता है कि भाई वेर के साथ क्या है क्या नहीं है, बट मॉडर्न उसमें जैसे आप लोग नए बच्चे हो सारे, तो आपको लेट का इस्तेमाल करना चाहिए। लेट क्या करता है? एक वेरिएबल को दोबारा बनाने के लिए मना करता है, तो दोबारा मत बनाओ, ऑलरेडी यूज़ में, कुछ नया नाम चूज़ करो। वेर के केस में मना नहीं करेगा। आप एक्स को 10 बार 20 बार 50 बार 1000 बार लगाओ, हर बार एक्सेप्ट कर लेगा। अब जब तुम कोड में उसको रिट्रीव करोगे तो वो कंफ्यूज, कौन सा वाला एक्स तो कई बार है ना, तो कौन से वाले एक्स को लाना चाह रहे हो, है ना। तो इसलिए वेरिएबल का नेम हमेशा यूनिक रखो और लेट से डिफाइन करो। इससे क्या होगा, प्रोग्राम में VS कोड में ऑटोमेटिकली रेड आ जाएगा कि भाई ये बन चुका है, दोबारा नहीं, ठीक है। तो तुम एरर फ्री कोड लिखोगे। तो जैसे एक नाम सुनाओ, शायद आप लोगों ने या नहीं सुना है, मैं सुना देता हूँ, विच इज़ कॉल्ड टाइप स्क्रिप्ट।
सुना है ना टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट का एडवांसमेंट है। सो वो क्या करता है कि हर एक चीज़, जैसे आपने जब भी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाए होंगे तो कभी भी आप उसका टाइप नहीं बताते, दिस इज़ अ इंटीजर, दिस इज़ अ स्ट्रिंग। आप हमेशा उसको एनी मोड में छोड़ के आ जाते हो कि वेरिएबल एक्स को ये दे दिया नंबर, वेरिएबल वाई को हमने टेक्स्ट दे दिया स्ट्रिंग, मतलब कोट लगा के। तो यहाँ वेरिएबल का जब आप पैरामीटर टाइप चेक करेंगे तो वो बताएगा, आपको रिफ्लेक्ट करेगा ये एनी टाइप में है। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है कि अगर आप किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग डेटा डाल रहे हो तो उसको लिखना पड़ेगा दिस इज़ अ स्ट्रिंग, दिस इज़ अ इंटीजर, वो आपको खाली नहीं छोड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, अगर आप किसी वेरिएबल को लूज उसमें मोड में छोड़ देते हैं तो ये एरर क्रिएट करते हैं फिर बड़े प्रोग्राम के अंदर जाके। सो जावास्क्रिप्ट क्या है? लूजली टाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पीएचपी इज़ ऑल्सो लूजली टाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि ये कैसे भी चल जाती है। जैसे जावास्क्रिप्ट में अगर आप लिखते हैं वेरिएबल x इक्वल टू 5 और आपने लिखा वेरिएबल y इक्वल टू इन्वर्टेड कोट में 5, यही काम आप पीएचपी में करो तो जावास्क्रिप्ट तो आपको रिटर्न कर देगा आउटपुट इज़ 55, क्योंकि एक टेक्स्ट है और एक नंबर है ना। लेकिन पीएचपी क्या करेगा? डबल कोट वाले को भी टोटल कर देता है। ट्राई किया कभी? ट्राई करके देखना, वो टेक्स्ट में और उसमें नंबर में डिफरेंस नहीं करता। अगर आपका नंबर इन्वर्टेड कोट में है तो उसको भी वो टोटल कर लेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पीएचपी को लूजली टाइप। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ऊपर डिफाइन करते हैं स्ट्रिक्ट। अभी आपने एक पढ़ा, अनलेस यू वर इन स्ट्रिक्ट मोड, है ना, देन यू वुड गेट एन एरर इफ़ योर वेरिएबल वर अनडिफाइंड, ठीक है। तो यानी कि जब हम लोग स्ट्रिक्ट मोड पीएचपी के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें ये बताता है कि भाई आपने जो वेरिएबल एक्स है उसको टैक्स दे दिया, जबकि एक्स तो आपने वन नंबर के लिए डिफाइन किया। तब आप सेफर साइड में चले जाओगे, नहीं तो प्रोग्राम आपका कंफ्यूज में रहोगे हमेशा कि भाई चल जाएगा। जैसे एग्जांपल एक छोटा सा दिखा देता हूँ, आपकी परेशानी को थोड़ा सा दूर करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल्स, हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं और ये स्मॉल में होना चाहिए, राइट। एंटर करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा वेरिएबल x इक्वल टू 5, वेरिएबल y इक्वल टू 10, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब हमें इसका टोटल करना है तो आप क्या लिख देंगे? x प्लस, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए ना। आउटपुट आ गया हमारा 15 इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर कोट में डाल देता हूँ। अब क्या हो गया? 510, है ना। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि एक नंबर है और एक टेक्स्ट है, तो इसलिए टोटल नहीं होगा। अब मैं इसको पहले वाले मोड में कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखो, आउटपुट ऑफ x प्लस y इज दिस। क्या कहते हो? आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ध्यान से देख लो, मैं ये हटा देता हूँ मैसेज, आउटपुट आ रहा है 15। मैंने अपना मैसेज लिख दिया कि भाई एक्स और वाई का आउटपुट क्या है? 15। अब बताओ आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए, नहीं आएगा। क्यों? टेस्ट है, टेक्स्ट का है। अब की बात टेक्स्ट वैल्यू थोड़ी ना है, 5 और 10 नंबर। हाँ, ये सेम प्रिंट हुआ है, ये आपका जबकि सही मोड में रखा हुआ है, तो ये क्यों नहीं टोटल हुआ? तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि जब हम लोग जावास्क्रिप्ट चला रहे होते हैं तो जावास्क्रिप्ट राइट में टेक्स्ट को एक्सेप्ट करता है, लेफ्ट में टोटल करता है। अगर यही स्टेटमेंट मैं यहाँ पर जाके लिख दूँ कि भाई आउटपुट ऑफ x प्लस वाई इज़, तो देखो ये 15 आ गया आउटपुट, समझ गए ना। तो जावास्क्रिप्ट ये कहता है कि मेरे लेफ्ट में टेक्स्ट मत दो, क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर को टोटल करता हूँ, ना कि राइट से लेफ्ट की तरफ, तो वो चलेगा नहीं।
मैं कहता हूँ मुझे तो ऐसे ही चाहिए, मेरी जिद है। तो आपके पास एक ही तरीका बचता है कि आप एक और तीसरा वेरिएबल बनाओ, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और z को लाके कॉल कर दो, तो आपको आउटपुट आ जाएगा। ट्राई करके देखें। तो इंटरव्यू में आप हैं, आपने इंटरव्यू को इस तरह से टोटल करके दिखा दिया, आउटपुट आ गया। लेकिन वो भी जिद्दी है, कहता है कि नहीं भाई मुझे तो ऐसे ही चाहिए, मुझे कोई जी वगैरह नहीं चाहिए, ऐसे आउटपुट ला के दिखाओ कैसे आएगा, है ना। तो आपके पास एक ही तरीका है कि इसको इससे अलग करने के लिए ब्रैकेट में डाल दो, अलग। अब देखो आउटपुट आ गया। अब इसका जो टेक्स्ट लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो टेक्स्ट भी पहले आ गया, मेरा आउटकम भी आ गया, काम भी हो गया। सो जावास्क्रिप्ट को ना अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, कैसे चलता है। अब जैसे क्या होता है ना, हम लोग क्लास ले रहे होते हैं तो जिस तरीके से आपको पढ़ा दिया था आप वैसे से पढ़ते जा रहे हो, लेकिन सिनेरियो हमेशा वैसे थोड़ी ना रहेंगे जो क्लास में पढ़ रहे हो, है ना। जब आप काम करने निकलोगे तब तो सिनेरियो बदलेंगे। वहाँ ऐसा तो होगा नहीं कि अभिषेक सर ने जो आपको पढ़ा दिया जी वही है सब, या जो सागर सर ने आपको पढ़ा दिया वही रहने वाला है, चीज़ें बदलेंगी। तो इसको कहते हैं चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना, कि आप चीज़ों को बदल के लिख के तो ट्राई करके देखो, क्या होता है कुछ डाउट पैदा हो जाए, और जब डाउट आएगा तो आप पूछें कि सर ये क्यों नहीं चल रहा है ना। तो चलिए ये हमें क्लियर हुआ। अब मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पर डॉलर लगा के ये वेरिएबल अगर PHP में डिफ़ाइन किए होंगे ना, फिलहाल मैं PHP नहीं चलाऊँगा, और आपका ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो जब आप एको करेंगे ना इसको, तो आपका आउटपुट 15 आएगा, टोटल कर देगा उसको, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई हर चीज़ की ना एक हायरार्की है। जैसे वेब डिज़ाइनर अगर बनना चाहते हो तो पहला स्टेप HTML, दूसरा स्टेप CSS, तीसरा स्टेप जावास्क्रिप्ट। अगर ये 3 चीज़ें आती हैं, आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीख लो फिर उसके बाद, क्योंकि लॉजिकल काम कहाँ पर होता है, जावास्क्रिप्ट में। अगर जावास्क्रिप्ट क्लियर है आप कुछ भी पढ़ सकते हो। अब JS आता है तो क्या चला सकते हो उसके ऊपर आप jQuery। अगर ये सब आते हैं तो आप क्या चला लेते हैं, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है, फ्रेमवर्क है ना, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब उसी के ऊपर आपका लिखा गया मटेरियल, है ना। अब आपको PHP अगर चलाना है, PHP को अगर सीखना है तो जावास्क्रिप्ट की बढ़िया नॉलेज चाहिए। अगर जावास्क्रिप्ट एक्सेलेंट है तो PHP समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को समझते हो तो PHP को आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, और अगर आप जावास्क्रिप्ट को नहीं समझते आप PHP को रटोगे, समझोगे नहीं। अच्छा सर ने ऐसे ऐसे करके लॉगिन साइन अप बनाया था, ठीक है हमने भी अपनी वेबसाइट में लगा लिया, तब क्या होगा जब कुछ नया बनाना पड़ जाए, समझ ही नहीं आता, तो फंसोगे फिर से। तो यही प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, कि भी हम में से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो आगे जाके लाइन चेंज करके वेब डिज़ाइनर बन जाते हैं, डेवलपमेंट छोड़ो, टफ होता है। ये रीज़न होता है लाइन चेंज करने का, क्योंकि अगर कोड को समझ में आ गया ना आपको, तो आप डेवलपर ही बनना पसंद करोगे, डिज़ाइनर कोई बनना पसंद नहीं करता है ना। क्योंकि मज़ा तो अल्टीमेटली उसी में ना, हर बार जब प्रोजेक्ट पूरा होगा कुछ नया चैलेंज आएगा, है ना। साइन इन साइन अप तो एक बार कंपनी में बन गया, हर कंपनी में साइन इन साइन अप तो लगाना ही पड़ेगा, उसमें क्या नया क्रिएटिविटी है तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं। बात आती है उसके बाद की कि यूज़र क्या करेगा वहाँ पे, तो वो है लॉजिक। ये तो साइन इन साइन अप साइन आउट वगैरह जो भी आप करते हो एक बार बन गया, ज़िंदगी में फिर कभी चेंज नहीं होता, बस लुक एंड फील बदलता है, वो वेब डिज़ाइनर बदल देता है। चलिए, तो मेरा काम था आपका फंडामेंटल क्लियर करना, आगे बढ़ते हैं। तो कीवर्ड के बारे में हम लोगों ने समझा क्या है। अब बिकॉज ऑफ दिस यू कैन नॉट रीअसाइन अ कांस्टेंट वैल्यू, रीअसाइन अ कांस्टेंट एरे एंड रीअसाइन अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट टू कांस्टेंट वेरिएबल, बट व्हाट यू कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ कांस्टेंट एरे, चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये आप कर सकते हो। ये डोंट्स हैं, ये डूज है आपके। तो इसको ज़्यादा थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम लोग, आगे चलते हैं। एरे मेथड्स। सो एरे आप सभी ने पढ़े जावास्क्रिप्ट के अंदर। एरे काफ़ी बड़ा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि बिना एरे के कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम नहीं कर पाओगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर
आपने PHP पढ़ा होगा, तो PHP के अंदर आप देखते हो बैकएंड से जितना भी डेटा लेके आते हो, जब MySQL क्वेरी रन करते हो, सो फैच एसोसिएटिव एरे इस तरह से आप लोग यूज़ करते हो पूरा डेटा एक एरे में लाने के लिए, फिर एरे में से आप फिर कीज़ के थ्रू डेटा निकालते हो मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर से। तो अगर एरे ना हो तो आप डेटा को लूप ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेटा होगा तभी तो लूप होगा। तो भाई फ्लिपकार्ट के पास 40,000 टी-शर्ट है, हमने लास्ट एग्जांपल देखा था, आज 14,000 बची उनके पास, बेच दी उन्होंने इतनी सारी, तो 2 दिन के अंदर। तो क्या होता है कि अब इतना सारा डेटा वो लोग हैंडल कैसे करते हैं, वो सारा डेटा एरे में स्टोर कराते हैं और उसमें से फिर डेटा आपको देते चले जाते हैं। जैसे शॉपिंग कार्ट अगर आपने बनाया होगा PHP के अंदर, तो उसमें भी हम लोग ऐसे ही कुछ काम करते हैं। तो जैसे एरे मेथड, देयर आर मैनी डिफरेंट एरे मेथड्स। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन रिएक्ट इज द डॉट मैप एरे मेथड विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 ES 6। ठीक है, the map method allows you to run a function on each item in the array, returning a new array as the result. In React, map can be used to generate list. So generate a list of items from an array. So हम लोग यहाँ पर क्या करें, constant हमने एक array बनाया my array के नाम से, और हमने array के अंदर अपना डेटा रख दिया एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड मैंगो। आपने लिखा यहाँ पर कांस्टेंट माई लिस्ट, हमने लिखा माई एरे डॉट मैप, और हमने क्या लिखा, वैल्यू। वैल्यू में हमने जाके लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ से हम लोगों ने पैराग्राफ और वैल्यू को हमने यहाँ पर प्रिंट कराया। तब तक चले जब तक वैल्यू का एंड ना हो जाए। तो आप देखो डेटा हमारा लूप हो रहा है बढ़िया से। सो रिएक्ट में एरे कैसे काम करता है, ये तो हो गया नॉर्मली जो हमारी जावास्क्रिप्ट में चलता है। रिएक्ट की स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने एरे बनाने का सेम ही मेथड है, कोई चेंज नहीं है। माई लिस्ट जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिएक्ट में नहीं होता है, क्योंकि रिएक्ट बेस्ड है JSX के ऊपर। तो हमने लिखा कांस्टेंट माई लिस्ट माई एरे डॉट मैप, इतना पार्ट सेम है, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये भी यहाँ तक आपका सेम ही रहेगा इसके अंदर, बट डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं आएगा। तो मुझे बताओ एरे आपको एरे के साथ में लूप कौन कौन से पढ़े हैं आप लोगों ने? एक तो फॉर लूप पढ़ा होगा, वाइल पढ़ा होगा, डू वाइल पढ़ा होगा, ठीक है। अब वाइल डू वाइल में क्या डिफरेंस होता है, क्या बनाया उससे आज तक आपने, ये बताओ। बनाया कुछ वाइल डू वाइल से? नहीं बनाया होगा, यूज़ ही नहीं किया होगा, समझ ही नहीं आया होगा एक्चुअली करता क्या है वो। क्योंकि सर आउटपुट तो फॉर लूप से भी आ रहा है, आउटपुट तो वाइल लूप से भी आ रहा है, आउटपुट डू वाइल से भी आ रहा है, तो डिफरेंस क्या है? अगर बनाया तो बताओ। क्योंकि पता क्या है, लूप के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ही यही आता है कि भाई अल्टीमेटली लूप का काम क्या है, रिपीटेटिव टास्क को करना। जैसे मान लो मुझे, वो तो तीनों ही करते हैं, तो हो क्या रहा है, मैं डिफरेंस आना चाह रहा हूँ ना। तुमने कोई डिफरेंस फाइंड आउट किया उसके अंदर कि वो करता क्या है? वो मैं समझ गया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ तीनों में डिफरेंस। वो तो मुझे पता है तीनों एक ही आउटपुट देते हैं। कोई बात नहीं, मैं समझ लूँगा, तो बस कोशिश कर समझाने की, क्योंकि अगर मुझे नहीं समझाएगा फिर आगे कैसे समझाएगा कंपनी, तो इसलिए कोई और मदद करो, अकेले इसकी जिम्मेदारी नहीं है भाई, तुम भी 3 इस क्लास के स्टूडेंट हो। देखो लूप का काम ना लूप के नाम में ही छुपा हुआ है ना। जैसे आप देखो फॉर लूप, फॉर क्या करता है, एक साथ 3 चीज़ें परफॉर्म करता है। जैसे कि कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा, प्लस प्लस ऑपरेटर या माइनस माइनस ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं ना। सो फॉर लूप 1 गो में पूरा कोड को चेक करके रन करता है। वाइल और डू वाइल, यानी कि वाइल में क्या होगा, वो पहले आपका करेगा, देन उसको वो चेक करेगा वाइल लूप के अंदर, ठीक है। देखो इंक्रीमेंट हम लोग कहाँ कराते हैं, अलग अलग जगह पर। वाइल में हम नीचे करा रहे थे, डू में हम लोग क्या होता है, पहले करो देन चेक करो, समझ रहे हो, पहले इम्प्लीमेंट देन चेक। वाइल में पहले आपका वो लिखेगा देन उसको वो चेक कर रहा है। तो हर जगह पर चेकिंग का प्रोसेस डिफरेंट है, आउटकम सेम ही है। सो मैं ये कहता हूँ कि भाई
इस रूम के अंदर बंदा तब तक एंटर नहीं हो सकता जब तक ये डोर अनलॉक ना हो जाए। ठीक है, तो क्या लगा दोगे, वाइल लूप। और यही सेम काम आप डू वाइल से भी करा सकते हो, क्योंकि पहले बंदे को अंदर जाने तो फिर चेक करो कि वो अंदर गेट खोल के आया या ऐसे घुस गया डायरेक्ट। डू वाइल, वाइल मतलब कि पहले वो उसको अनलॉक करेगा फिर अंदर घुसेगा। डू वाइल मतलब कि पहले वो घुस गया फिर हम चेक करा रहे कि बंदा अंदर आए, तो पूछो ज़रा कि वो गेट पर प्रॉपर अनलॉक करके आया कि नहीं आया। इसको ऐसा समझाता है। ठीक है, यानी कि एक आने के बाद में चेक किया जा रहा है, एक आने से पहले चेक किया जा रहा है। तो तुम कौन सा चेक प्रेफर करोगे, अंदर आने से पहले वाला ना? अंदर आ गया उसके बाद हाँ जी यहाँ कैसे जी खोला था आगे, है ना? तो लॉजिक समझ में आ रहा है ना? तो प्रोग्रामिंग के लॉजिक को ना बिल्कुल देसी बना के समझो, क्योंकि अगर उसको थ्योरेटिकली अगर आप जाओगे ना तो कभी नहीं समझ पाओगे प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है। क्या स्कूल की थ्योरी कभी समझ में आई आज तक? याद है कोई आर्किमिडीज का सिद्धांत बताओ तो वही है ना, क्योंकि हमें स्कूल टाइम में कभी चीज़ों को ना उतने आसान तरीके से समझाया नहीं जाता। जितना आसानी से चीज़ों को समझाया जाए या मल्टीपल एग्जाम्पल से चीज़ों को समझाया, हम लोग अब जैसे 4 लोग होंगे, चारों का दिमाग एक जैसा नहीं होगा, या चारों का लेवल अभी एजुकेशन का सेम नहीं होगा। भाई हो सकता है कि तुम में से किसी की वेब डिज़ाइनिंग बहुत एक्सीलेंट हो, तुम में से किसी की ना हो, किसी की कलर सेंस बहुत अच्छी हो, किसी की कलर सेंस बहुत अच्छी ना हो, उसका कोडिंग का पार्ट बहुत अच्छा आता हो। तो हम चारों ही सेम नहीं है, तो हम चारों एक एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं? तो एक चीज़ की 2-3 तो एग्जाम्पल होने चाहिए ना, उदाहरण कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे समझो। अब जैसे एक होता है कि भाई कोडिंग हम देखते हैं कि भाई सर करते जा रहे हैं या मैं कराते जा रहा हूँ और मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और एक ये कि मुझे हर लाइन का मतलब पता है, हर लाइन का मतलब पता होगा तभी तो तुम कर पाओगे। नहीं तो सर ने लिख दिया, मैं हूँ चाहे सागर सर हो, लेकिन हमें पता ही नहीं भी हुआ क्या, भी हो आउटपुट आ गया लेकिन क्या है नहीं पता। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे सेम चीज़ देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कहाँ चलता है? जावास्क्रिप्ट के अंदर। रिएक्ट में भी जावास्क्रिप्ट ही है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना रिएक्ट डॉट जेएस, लेकिन ये चलता है जेएस एक्स के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो पीस ऑफ कोड। सबसे पहले आप अपने पेज में रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे, डोम को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपना एरे कॉल करेंगे, उसके बाद आप अपना एरे जो है वो लूप करेंगे, और उसके बाद आप उसको कॉल कर देंगे। जब रेंडर करेंगे तो माई लिस्ट वेरिएबल को हम लोग चला देंगे, क्योंकि माई लिस्ट के अंदर HTML टैग अवेलेबल है। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ तो आप देखेंगे आउटपुट इसका मुझे डेफिनेटली मिलना चाहिए। हमने यहाँ से किया कॉपी और इसको ले चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि है माई ऐप। माई ऐप के अंदर हमारे पास सोर्स के अंदर हमारे पास क्या, index.js। मैं ऊपर वाले कोड को कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं नया कोड कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ cd माई ऐप। पहले आपको अपने फोल्डर में आना पड़ेगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे, npm स्टार्ट। सर्वर स्टार्ट होगा और आपका जो डेटा होगा वो लूप हो जाएगा। लीजिए सर्वर स्टार्ट, आ गया आउटपुट। तो मैं अगर चाहता तो यूएल टैग के अंदर li को लूप में ला सकता, तो मैंने फिलहाल पैराग्राफ को लूप किया है। तो आप देखेंगे 4 पैराग्राफ इंसर्ट हुए होंगे। चलो कोड में आइए, है ना। तो हम चाहें तो यूएल टैग को होल्डर बना के उसके li पर भी ये सेम टास्क अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लूप का बेसिकली काम क्या है? देखो मैप जो मेथड नया इंट्रोड्यूस किया गया जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये बहुत छोटे से कोड में काम कर देता है आपका। अब नहीं तो आप लिखते हो फॉर, फिर उसके अंदर आप ब्रैकेट लगाते हो, फिर स्कोप बनाते हो, फिर उसके अंदर सारे काम करते हो। इतना क्यों करना? बीइंग अ डेवलपर आपका काम ये होना चाहिए, जैसे होता है ना कि हम थोड़ा सा शो ऑफ करते हैं, यार देख मैंने इतना लंबा कोड लिखा। कोड लिख के क्या अचीव करोगे बताओ ना भाई। तुमने, मैं कहता हूँ 1000 लाइन का कोड लिखा, ब्राउज़र को तो पढ़ने में टाइम लग रहा है ना। और ब्राउज़र क्या कहता है कि भाई कोड ऐसा लिखो आउटपुट वही हो लेकिन टाइम कम लगे। अब आप YouTube अगर चलाने जाओ, तुम्हारा बहुत मन है कुछ देखने का और वो तुम्हें 1 घंटे के बाद लोडिंग करके चलना चालू, तो क्या तुम देखोगे? कभी नहीं देखोगे, भाग जाओगे वहाँ से, खोलोगे भी नहीं अपनी लाइफ में दोबारा। भाई बेकार वेबसाइट है, छोड़ो। और यहाँ आप देखते हो यूट्यूब का एक्सपीरियंस क्या है। तुम्हारा नेट 3G है तो भी चल रहा है, 4G है तो भी चल रहा है, 5G है तो भी चल रहा है। देखते हो रेजोल्यूशन अपना आप चेंज कर लेता है जैसी आपकी स्पीड होगी। इसको फुल HD पर रेंडर करना है, इसको नॉन HD पर रेंडर करना है, उससे नीचे भी रेंडर करना है।
क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके पास जो आया वो खाली हाथ जाए, क्योंकि अगर उसका वो कंटेंट चलेगा नहीं तो यूज़र दोबारा लौटेगा नहीं। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि वेबसाइट या जो भी हम लोग चीज़ें बनाएं वो इमीडिएट काम करें, जैसे यूज़र की रिक्वेस्ट है तुरंत उसको डेटा मिलना चाहिए वहाँ। सो यहाँ पर ये जो काम आपका हो गया, ये मैप की हेल्प से एक ही लाइन में ख़त्म हो गया। और यही काम अगर आप फॉर लूप, वाइल, डू वाइल या इन और का यूज़ कर रहे होते, लूप जो हम लोग पढ़ के आए हैं, तो हमें टाइम ज़्यादा लगता है इस चीज़ को करने। तो इसलिए आपने PHP में सबसे ज़्यादा जो यूज़ में देखा होगा लूप, दैट इज़ अ वाइल लूप। जब भी आप डेटा बैकएंड से लाके लूप कराते हो, क्योंकि उसमें मैप नहीं होता, ठीक है, इसमें हमारे पास मैप होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये था हमारा एरे मेथड। तो एरे का जब भी जिक्र आएगा तो ध्यान रखना है कि एरे हम लोग तभी बनाते हैं एक वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू असाइन करने के लिए, और उसके बाद फ्यूचर में उसको रिपीटिशन के लिए। और देखेंगे फिर इसके बाद आता है डी स्ट्रक्चरिंग। ये कैसे काम करता है इसको समझिए। टू इलस्ट्रेट डी स्ट्रक्चरिंग वी विल मेक अ सैंडविच। ठीक है, सो एग्जाम्पल समझो, हम एक सैंडविच बनाना चाह रहे हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है। सो डू यू टेक एवरीथिंग आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर टू मेक यू सैंडविच? नो, यू ओनली टेक आउट द आइटम यू वुड लाइक टू यूज ऑन योर सैंडविच, है ना। अभी ऐसा तो नहीं कि मुझे सैंडविच बनाना तो फ्रिज में से जो भी मुझे इंग्रेडिएंट निकाला सारा सामान निकाल लोगे वही तो लोगे ना, जितना मुझे सैंडविच में रिक्वायर्ड होगा, मे बी कैप्सिकम, मे बी कॉर्न्स, मे बी मेयोनीज, है ना, या और अदर आइटम्स जो आप उसके अंदर इंटीग्रेट करना चाह रहे हो। सो डी स्ट्रक्चरिंग इज एग्जैक्टली द सेम। वी मे हैव एन एरे और ऑब्जेक्ट दैट वी आर वर्किंग विद, बट वी ओनली नीड सम ऑफ द आइटम्स कंटेन्ड इन दीज। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक एरे है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे उस एरे में से सेलेक्टेड चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पर एरे क्या है, एक रेफ्रिजरेटर है इस एग्जांपल के अंदर, उसके पास सारी वैल्यू, उसके अंदर मिल्क भी रखा है, उसके अंदर दही भी है, उसके अंदर खाना पीना भी आपका रखा हुआ है, लेकिन मुझे सैंडविच बनाने वाला आइटम निकालना है उसमें से, यानी कि मैं एरे से वो मांग रहा हूँ जो मुझे चाहिए। तो क्या काम आएगा? डी स्ट्रक्चरिंग मैथड। एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया ना सभी को? तो कैसे काम करता है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल डी स्ट्रक्चरिंग इज एग्जैक्टली द सेम। वी मे हैव एन एरे और ऑब्जेक्ट that we are working with, but we only need some of the items contained in these. Destructuring makes it easy to extract only what is needed. So here is the old way of assigning array into items to a variable. So जैसे constant, हमने एक वेरिएबल बनाया vehicles और उसका अंदर हमने तीन चीज़ें डाली हैं, जैसे कि Mustang, F-150, Expedition. So old way क्या था कि भी हम लिखते थे कार vehicles 0, कांस्टेंट ट्रक इक्वल टू व्हीकल्स 1, कांस्टेंट एसयूवी इक्वल टू व्हीकल्स 2। इस तरह से करके हम लोग पहले चीज़ें डाला करते थे पुराने मेथड में। यानी कि एरे क्या है, व्हीकल्स, लेकिन तीनों चीज़ें कैसे डाल रहे हैं कि भाई हम पहले को बोल रहे हैं दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ F-150 ट्रक एंड दिस इज़ अ एसयूवी। ठीक है, हम बता रहे हैं ना उसका टाइप क्या है तीनों का। सो हेयर इज़ द न्यू वे ऑफ असाइनिंग एरे आइटम्स टू अ वेरिएबल। हमने यहाँ पर बोला कांस्टेंट व्हीकल्स, मस्टैंग, F-150 एक्सपीडिशन। हमने बोला कांस्टेंट, पहला क्या कार, दूसरा क्या ट्रक, तीसरा क्या एसयूवी। लेकिन किसको हम लोग बता रहे हैं ये चीज़? व्हीकल्स को बता रहे हैं। तो मैंने व्हीकल्स को इक्वल टू इसके रख दिया, है ना। अब डिस्ट्रक्शन कम्स इन हैंडी व्हेन अ फंक्शन रिटर्न्स एन एरे। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पर बनाया, फंक्शन हमने बोला कैलकुलेट करो ए और बी को। अब कैलकुलेट वाला अगर आप फंक्शन नॉर्मल जो जेएस आप पढ़ के आए हो तो आप उससे कैलकुलेशन ही कर पाओगे, बट मेरे वाले एग्जांपल से जब आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक ही फंक्शन चारों काम कर देगा। कैसे? हमने क्या बोला, कैलकुलेट करो ए और बी, यानी कि मैं दो वैल्यू को टोटल करूँगा, लेकिन मैंने डी स्ट्रक्चर कर दिया। क्या बोला? कॉन्स्टेंट ऐड इक्वल टू टोटल होगा, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड इक्वल टू डिवाइड होगा। तो मैंने लास्ट में क्या बोला, रिटर्न करो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। हमने लास्ट में आके बोला कांस्टेंट ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यानी सभी को हमने लिया और हमने इक्वल टू कैलकुलेट को जाके बोला 4,7। ये पैरामीटर की वैल्यू हो गई। हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इसका टोटल बता दो कितना है, डिफरेंस बता दो, प्रोडक्ट बता दो, क्वेश्चन बता दो कितना बचा। तो आउटपुट आ गया हमारा, टोटल हुआ 11, डिफरेंस हुआ -3, प्रोडक्ट बना 28,
और क्वेश्चन एंड डिवीज़न आपका ये आपको रिसीव हो गया। इसके ऊपर एक ही फंक्शन से 4 काम हो गए। यही काम करके आपको 4 फंक्शन डिफरेंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने लिख दिया ना अलग अलग, लेकिन मेरे को सिर्फ इसमें से टोटल करना, तो मैं टोटल चलाऊंगा ना, मैं बाकी 3 चीज़ें क्यों बनाऊंगा। समझ में आया कि भाई मैंने जो चीज़ करानी है मैं वो चीज़ चलाऊंगा यहाँ पर सिंपल। तो ये होता है डिस्ट्रक्शन, यानी कि इस पूरे रेफ्रिजरेटर में से आपको जो निकालना है वो निकाल लो। आपके पास सबके नाम रखे नीचे, हमने बोला ऐड कर दो, किसको कर दो, 4 + 7 को कर दो, ठीक है। तो ये आप जब लॉजिक चला रहे हैं तो ये काम सारे एक साथ कर रहे हैं, आपको जो निकालना है वो निकाल लो, ठीक है। सो डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट, इसको ज़रा ऑब्जेक्ट फॉर्म में समझते हैं। ये तुमने देखा एक नॉर्मल बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। सो हमारे पास एक व्हीकल है। व्हीकल क्या है, तो ये मेक है फोर्ड, मॉडल है मस्टैंग, टाइप है कार, ईयर है 2021, कलर है रेड। ये मेरे व्हीकल की प्रॉपर्टी है। हमने यहाँ पर लिखा माई व्हीकल इक्वल टू व्हीकल 1, उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। अब ये माई व्हीकल जो है, ये पुराना जो तरीका हम लोग देख रहे हैं, हमने लिखा माई व्हीकल और हमने एक पैरामीटर बनाया व्हीकल के नाम से। माई व्हीकल इज़ अ फंक्शन, व्हीकल इज़ अ पैरामीटर। हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट मैसेज लिखो, वेरिएबल मैसेज है माई व्हीकल डॉट टाइप, क्या है, कार। तो क्या हो गया, माई कार इज़ अ रेड, ठीक है, व्हीकल मेक में फोर्ड और मॉडल क्या है, मस्टैंग। तो इसका आउटपुट आएगा माई कार इज़ अ रेड फोर्ड मस्टैंग, ठीक है। हेयर इज़ द न्यू वे ऑफ यूजिंग एन ऑब्जेक्ट इनसाइड अ फंक्शन। ये क्या है, पुराना तरीका। नया तरीका क्या है, सब कुछ सेम है। इसमें हमने क्या बोला, फंक्शन माई व्हीकल, हमने सभी प्रॉपर्टीज़ को, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, हमने ऊपर ही लिख दिया। अब मुझे वो डॉट करके निकालने की ज़रूरत नहीं है जो आप पढ़ के आए हो ट्रेडिशनल तरीका। हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्टेंट मैसेज माई टाइप इज़ अ कलर मेक मॉडल, और आउटपुट जब हम लोग चेक करेंगे क्या आ गया, माई कार इज़ अ रेड मस्टैंग, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्चरिंग का एक और बेहतरीन नमूना, कि मतलब आपको वो नहीं लिखना पड़ेगा जो हम लोग यहाँ लिख रहे थे, व्हीकल डॉट टाइप, व्हीकल डॉट कलर, व्हीकल डॉट मेक, व्हीकल डॉट मॉडल। ये बहुत पुरानी पिछली प्रैक्टिस है जो 2015 से पहले इस्तेमाल होती थी। नया तरीका ये है, ठीक है। और हमने अपने इसको प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ही फाइल में काम किया है, तो क्योंकि एक फाइल में आप 2 सेम फंक्शन नेम नहीं रख सकते, 2 सेम क्लास नहीं बना सकते, 2 सेम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, इसलिए इसका नाम है व्हीकल 1 और इसका नाम है व्हीकल 2। आप अगर अलग अलग फाइल बनाओ तो दोनों को व्हीकल 1 बना सकते हो। सो नोटिस दैट द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज डू नॉट हैव टू बी डिक्लेयर्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। सो वी कैन इवन डिस्ट्रक्चर डीपली नेस्टेड। अब ये ई कॉमर्स वाले मोड में समझो आप। जैसे मेरे पास एक प्रोडक्ट है एप्पल आईफोन, ठीक है। अब एप्पल आईफोन जो 15 मेरे पास है, उसके अंदर डीप लेवल क्या होते हैं भाई, कितने वेरिएंट का आपने लेना है, लाइक 128 GB, 128 तो शायद आता ही नहीं, 256 से शुरुआत करते हैं वो चीज़ें नए के अंदर, नहीं 128 से है, अब सीधे 256 से स्टार्ट होगा। तो 128, 256, 512 एंड 1 TB मैक्सिमम। उसका सिर्फ कलर्स हैं। तो ये क्या हो गया, डीप लेवल हो गया ना, एक ऑब्जेक्ट के अंदर डीप लेवल हमारे क्या है। तो मेरे पास अभी यहाँ सिनेरियो देखो, वी कैन इवन डिस्ट्रक्चर डीपली नेस्टेड ऑब्जेक्ट बाई रेफरेंसिंग द नेस्टेड ऑब्जेक्ट, देन यूजिंग अ कॉलन एंड करली ब्रेसेस एंड अगेन डिस्ट्रक्चर द आइटम्स नीडेड फ्रॉम द नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करें भाई, ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये बताओ रजिस्ट्रेशन कौन सी सिटी में हुआ, कौन से स्टेट में, और कंट्री कौन सी है। एग्जाम्पल समझ में आया कि व्हीकल तो ठीक है, लेकिन कहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ है ये भी बताओ, है ना। तो यानी कि रजिस्ट्रेशन अगेन मेरा एक की बन गया, और उसके अंदर 3 की हमारी और है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, टाइप, मॉडल, ईयर, कलर, मेक, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर में कॉलन लगाया, हमने बोला 3 चीज़ और है, सिटी, स्टेट एंड कंट्री, हमने ये डिफाइन कर दिया। अब आप लिखो माई कार इज़ अ रेड फोर्ड मस्टैंग इज़ रजिस्टर्ड इन यूपी। ये सब लिखा है ना, स्टेट क्या है, यूपी है, ठीक है, मॉडल ये है। तो जो भी आपको निकालना है इन्फॉर्मेशन वो आप निकाल सकते हो, ठीक। आप यहाँ लिख दोगे यूपी, सिटी गाज़ियाबाद, यूपी कॉमा, और कंट्रीज उत्तर प्रदेश। इस तरह से सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी इंडिया तक। तो ऐसे आप और डीप लेवल पर जाके काम कर सकते हो। तो जैसे एग्जांपल ऐसा देखो, तो कभी जेसन फाइल पे काम किया, जेसन फाइल पे काम नहीं किया,
तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ये डेटा देख रहे हैं, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, या मैं इसका आपको वो दिखाता हूँ। एंगुलर कार्ट यहाँ आते हैं। फ्रंट एंड पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर शॉप पर आइए, एग्जांपल के तौर पर ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो देखो ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो जनरली बनी होती है ना, अगर आप लोगों ने जैसे नाम सुना है एपीआई, तो मैं ज़रा आपको कुछ एपीआई के दर्शन कराता हूँ। नेटवर्क में आएंगे, रीलोड करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक जेसन फाइल दिखाई देगी और इसको हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब आपको समझ आया मैं जो कार का एग्जांपल समझा रहा हूँ वो क्या है। आप यहाँ देख रहे हैं मेरा प्रोडक्ट जो है उसकी आईडी क्या है, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, टाइप क्या है, ब्रांड क्या है, कलेक्शन क्या है, कैटेगरी क्या है, प्राइस क्या है, सेल, डिस्काउंट, स्टॉक, न्यू, टैग क्या है, न्यू, ठीक है, स्मॉल, मीडियम, येलो, वाइट, पिंक, ये सब हमारे उसके अंदर वेरिएंट है अवेलेबल। अब वेरिएंट्स की अगर हम लोग बात करें कि भाई मान लो किसी ने येलो कलर चूज़ करा, या किसी ने वाइट कलर चूज़ करा, या किसी ने पिंक कलर चूज़ करा, उस तरह से फिर हमारे पास चीज़ अवेलेबल है। फिर इसके अंदर येलो, पिंक, रेड जो भी हमारे पास कलर है वो क्या है, साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज के अकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, डीपली नेस्टेड, समझ में आया। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट है ID1, शुरू यहाँ से हो रहा है, लेकिन इसके अंदर और भी वाइड डीप लेवल चीज़ें अवेलेबल हैं इसके अंदर। सो एग्जाम्पल के तौर पर जब हम लोग यहाँ अपना ये एग्जाम्पल देख रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है ये स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। ये होता है जेसन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं ट्रिम ड्रेस, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं Ctrl+0 प्रेस कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर डालता हूँ, ट्रिम ड्रेस दिखाई दे रहा है, मैंने क्लिक किया इसको, अंदर चलते हैं। यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है, ज़रा ढूंढ के लाते हैं क्या ये बैकएंड से आ रहा है। एक्चुअल में हमने मैटर को यहाँ से किया कॉपी, यहाँ हमने बोला Ctrl+F, दिखाई दिया डिस्क्रिप्शन। सो सारा डेटा कहाँ से आ रहा है, बैकएंड से आ रहा है। और फ्रंट एंड जो है वो बैकएंड से डिज़ाइन है, ना कि इसको डायरेक्टली किसी ने डिज़ाइन किया है। यानी कि हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन पीछे से आ रही है। जैसे फोटोग्राफ, ड्रेस का कलर येलो है, तो मैं ज़रा येलो ड्रेस का कोड देखता हूँ क्या है। मैंने यहाँ से इमेज का पाथ किया कॉपी और मैं यहाँ आके इसको कॉल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ ये इसका पाथ होगा कुछ इस तरह से। वह ज़रा हम लोग शॉप पर जाएंगे, हमने गलत जगह पे कॉल किया है, क्या लिखा है, असेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखें इसको असेक्स और एक बार चेक करके देखें, ये भी नहीं है तो फिर से शॉप पर जाइए, फर्स्ट ड्रेस को ओपन कीजिए। इमेज का इन्होंने शायद अलग तरह से डाला है, यहाँ पर जाके देखें तो आप देख रहे हैं ये मल्टी कार्ट, यानी कि रूट से सीधे इन्होंने फोल्डर बना रखा है सेक्स के नाम से। यानी कि अगर मैं रूट पर जाके शॉप से पहले अगर यहाँ लिख दूँ अपना URL, तो फोटोग्राफ देखो वही आ रही है जो हमारी उस प्रोडक्ट के अंदर है। दूसरी ड्रेस कौन सी है ज़रा वो देखो, ये है आपकी 6 के नाम से। ज़रा चेंज करिए वाइट ड्रेस। अब जरा अपने प्रोडक्ट पे चल के देखते हैं क्या उसके पास ये ड्रेस है। डेटा आ रहा है ना कहाँ से, API से आ रहा है सारा का सारा डेटा, ठीक है। सो रिएक्ट में आप ये चीज़ें सीख जाएंगे कि कैसे API को रीड करके हम लोग डेटा उसमें से निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा एग्जांपल डीस्ट्रक्चरिंग का, कि कैसे डेटा को डीस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से आप इजीली निकाल के उसको अपने यूज़ में लेके आ सकते हो। अब ये वाला तरीका मत यूज़ करना कभी भी काम करने के लिए, जो हम लोग पहले लिखते थे कि भाई दिस डॉट टाइप दिस डॉट दिस, बहुत पुरानी है। जब आप ये कोड कहीं लेके जाओगे कंपनी कहेगी भाई देखो 2015 की चीज़ नहीं पता 2024 में आप बाबा दों के ज़माने की चीज़ें चला रहे हो, तो वो नहीं करना है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। एक स्प्रेड ऑपरेटर और देख लेते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। स्प्रेड ऑपरेटर
आपके काम को बहुत आसान बनाता है। कैसे, ज़रा देखो। द जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर ट्रिपल डॉट अलाउज अस टू क्विकली कॉपी ऑल ऑफ पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे और ऑब्जेक्ट इनटू अनदर एरे और ऑब्जेक्ट। सो ट्रेडिशनली हमारा क्या होता है, हमारे पास 3 एरे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से लिखा हुआ है। सो हम लोग कॉन्केटिनेशन कैसे करते हैं, कोई बताएगा? एरे को कॉन्केट करने का तरीका क्या है? कॉन्केट मतलब जोड़ना। तो आप देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट राइट विद एरे कॉन्टैक्ट मेथड, हमने लिखा नंबर 1 इज एरे डॉट कॉन्टैक्ट मेथड, हमने बोला नंबर 2 और नंबर 3 को जोड़ दो। ठीक है, ये हमारा क्या है, पुराना तरीका है, ओल्डर वे। नया तरीका क्या है, हमने बोला कांस्टेंट नंबर कंबाइंड, और हमने यहाँ पर बोला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों को क्या बोला, ट्रिपल डॉट ट्रिपल डॉट ट्रिपल डॉट लिख के कॉल कर दिया। और हम लोग जब यहाँ पर नंबर्स को कंबाइन को रन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, तो हमारा आउटपुट देखो आ जाएगा। तो देखो विद एरे कॉन्कैट मेथड, जो कि पुराना तरीका है, आपका आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू जो हमने ये वाला चलाया, देखो इसमें भी हमें सेम ही आउटपुट अचीव हो रहा है, सेम आउटपुट आ गया ना। इसमें कॉन्कैट लिखना पड़ रहा है, इसमें हमें कॉन्कैट नहीं लिखना पड़ रहा है। द स्प्रेड ऑपरेटर इज ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद डीस्ट्रक्चरिंग। एग्जाम्पल के तौर पर, असाइन द फर्स्ट एंड सेकेंड आइटम फ्रॉम नंबर्स टू वेरिएबल एंड पुट द रेस्ट इन एन एरे। अब जो मैं ये काम करके दिखाने वाला हूँ, ये काम बाकी नहीं कर सकती। कैसे? जैसे वेरिएबल है मेरे पास, जिसके पास वैल्यू है 6 तक, हमने बोला यहाँ पर 1 2, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एरे में डेटा होता है वो कैसे होता है, पोजीशन वाइज, 0 पर होता है, 1 पर होता है, 2 पर होता है, इस तरह से। हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डेटा जो हमारा स्टोर होता है एरे के अंदर, वो क्या होता है, पोजीशन वाइज होता है, 0 1 2 3 4। तो हम लोग यहाँ देंगे 0 पर होगा 1, 1 पर होगा 2, 2 पर होगा 3, 3 पर होगा 4, 4 पर होगा 5, 5 पर होगा 6। जब हम लोग लेंथ निकालते हैं तो ये मुझे 6 ही रिटर्न करेगा। अगर आप लिखेंगे ना नंबर्स डॉट लेंथ कितनी है, तो आपको क्या आएगा, 6। तब वो पोजीशन को नहीं देखता, वो लेंथ को देखता, कॉमा लगा के कितनी लेंथ आपके पास अवेलेबल है। सो हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल 1 2 और रेस्ट हमने ट्रिपल डॉट लगा के छोड़ दिया। ये नेम कुछ भी हो सकता है, ABCD संता बनता रोमन, जो समझ में आए लिखो। मैंने यहाँ पर रेस्ट इसलिए यूज़ किया क्योंकि रेस्ट ऑफ डेटा जो बचा वो मेरा रेस्ट को बिलोंग कर रहा है। और हमने क्या बोला, इसके इक्वल टू नंबर्स को कॉल कर दो। अब जब आप यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1, तो आपका 1 आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे 2, तो 2 आएगा। रेस्ट को जब आप लिखेंगे तो 3 4 5 6 जो बचा था वो सब एक साथ आ जाएगा। आ गया ना सब एक साथ। वी कैन यूज द स्प्रेड ऑपरेटर विद ऑब्जेक्ट 2। तो मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है माई व्हीकल, जिसमें मेक है फोर्ड, मॉडल है मस्टैंग, कार का जो कलर है वो है रेड। हमने बोला इसको अपडेट करो। अपडेट में हमने क्या बोला कि भाई टाइप जो है वो कार है, ईयर जो है वो 2021 है, और कलर जो है वो येलो है। तो 2 चीज़ हमने नहीं डाली और एक चीज़ हमने अपडेट कर दी। क्या अपडेट किया, कलर को, रेड जो है वो येलो से रिप्लेस हो जाए। हमने बोला कॉन्स्टेंट माई अपडेटेड व्हीकल इक्वल टू ट्रिपल डॉट माई व्हीकल, जो कि ये डिफाइन है, ट्रिपल डॉट अपडेटेड माई व्हीकल, जो दूसरा हमारा डिफाइन है ऑब्जेक्ट। जब हम लोग यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग माई अपडेटेड व्हीकल को, मैं F12 दबाऊंगा तो कंसोल खुल जाएगा। या फिर अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेता हूँ माई अपडेटेड व्हीकल डॉट ओनली कलर, तो कलर मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर, रेड की जगह पर क्या हो गया, येलो हो गया, अपडेट हो गया कलर हमारा। ठीक है। So notice the properties that did not match were combined, but the property that did match color was overwritten by the last object that was passed. Update my vehicle. The resulting color is now yellow, जो कि पहले क्या था, रेड। ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट को भी इस हेल्प से कर सकते हो। ठीक है। तो ये होता है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर, यानी कि आपका काम बहुत आसान कर देता है। जो चीज़ें लेनी है वो ले लो, रेस्ट को ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है। और एक छोटा सा टॉपिक और होगा, मेरे ख्याल से शायद ख़त्म ही हो जाए हमारा, मॉड्यूल्स। हाँ, मॉड्यूल एक छोटा सा टॉपिक है। तो देखो, आपने स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया हुआ है। स्क्रिप्ट टैग का पुराने टाइम में जब हम लोग 2008 से पहले की अगर बात की जाए तो हम लोग लिखते थे पहले स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट/CSS, या फिर अगर हम लोग CSS कोड करते लिखते थे स्टाइल टाइप टेक्स्ट/CSS। बट 2014 के बाद से क्या हुआ, चीज़ें बदल गई, HTML5 CSS3 ये सब चीज़ें आ गई। तो इसमें क्या हो गया, टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, आप डायरेक्टली डिफाइन कर देते हो। तो जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स अलाउज यू टू ब्रेक अप योर कोड इनटू सेपरेट फाइल्स। अब जैसे
अभी तक आपको जो तरीका पता है वो ये है कि भाई आप जावास्क्रिप्ट को लाइक अ CSS एक्सटर्नल लिख के उसको इंपोर्ट करा लेते हो। हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल इस SRC और उसमें आप अपना जो एक्सटर्नल JS की फाइल होती है उसका नाम बताते हो और स्क्रिप्ट टैग को आप क्लोज कर देते हो। वहीं पर जब हम लोग CSS को कॉल करते हैं तो CSS कभी स्टाइल टैग से नहीं आती, वो लिंक HREF करके आती है। नोटिस किया होगा है ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी कमाल की चीज़ क्या है कि आपके पास 10 फंक्शन है। अब मान लो कि आपने 10 फंक्शन एक ही फाइल में लिखे हैं, तो काम एक ही कर रहा है एट अ टाइम, लेकिन लोड तो 10 का चल रहा है ना। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं इस तरीके से नहीं चलता है, मैं उसको क्या बनाऊंगा, मॉड्यूल्स बना देता हूँ कि भाई साइन इन साइन अप का एक मॉड्यूल है, तो सिर्फ उतनी ही स्क्रिप्ट है जितनी मुझे चाहिए, बाकी स्क्रिप्ट का मेरे स्पेस पर कोई काम है ही नहीं। अब जब आप बूटस्ट्रैप चलाते हो तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट हैवी क्यों होती है, क्योंकि भाई आपका पेज पे जावास्क्रिप्ट हो या ना हो, लेकिन फुटर में तो JS आ ही रही है ना हर बार, वो भी बहुत बड़ी छोटी मोटी नहीं है ना। CSS हो सकता है थोड़ा बहुत आपने पार्ट यूज़ किया, लेकिन पूरा का पूरा लाइब्रेरी आपका आ रहा है CSS कोड के। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जब आप उनका कोड चेक करने जाते हो ना, तो वो लोग बेस वहाँ से ले लेते हैं बूटस्ट्रैप से, बाकी चीज़ें अपनी कस्टम कोड करते हैं सारी। क्यों करते हैं, क्योंकि भाई वेबसाइट नहीं तो हैवी हो जाएगी, और वेबसाइट अगर हैवी होगी तो परफॉर्मेंस आपकी स्लो हो जाएगी, और परफॉर्मेंस स्लो होगी तो आप गूगल में रैंक नहीं करोगे, है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जितना आपको चाहिए जिस पेज पर उतना ही मांगो उससे, बाकी छोड़ दो। तो इसको हम लोग स्क्रिप्टिंग में कैसे एलिमिनेट करते हैं, हम बनाते हैं मॉड्यूल्स। और मॉड्यूल क्या है देखो ज़रा समझो कि भाई जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स अलाउज यू टू ब्रेक अप योर कोड इनटू सेपरेट फाइल्स, दिस मेक्स इट ईजियर टू मेंटेन द कोड बेस। ES modules rely on the import and export methods, ठीक है, या statement. So you can export a function or variable from any file. Let's create a file name like person.js and fill it with the things we want to export. So there are two types of export, named or default, जो मैं तुम्हारी फाइल में कर रहा था, ठीक है। So named export, you can create named export two ways, inline individually or all at once at the bottom. So inline तो हम लोग क्या लिखेंगे, export, जो ये हमारी एक्सटर्नल फाइल है, राइट। एक्सपोर्ट वेरिएबल नेम हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया है, जैसे यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट नेम इज़ अ वेरिएबल, मैंने अपना नेम यहाँ पर लिखा है। एक्सपोर्ट किया मैंने कांस्टेंट जिप कोड और अपना पिन कोड मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसी को अगर मैं एक साथ करूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा, कांस्टेंट फुल नेम लाइक कनिका बिस्ट हमारी स्टूडेंट का नेम है जो पहले वाले बैच में थे, ईमेल है उनका ये, और ये इनका नंबर है। हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं फुल नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट। तो ये क्या हो गया, एक साथ हमने सारा डेटा कर दिया और यहाँ पर हम लोग हर लाइन पर एक्सपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं। अब डिफ़ॉल्ट वाला हम लोग देखेंगे। सो लेट्स create another file named message.js and use it for demonstrating default export. You can only have one default export in a file. तो जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया message.js, constant message इक्वल टू एरो फंक्शन का हमने यूज़ किया, हमने बताया नेम ये है, एज ये है, और यहाँ से रिटर्न करो, ठीक है, मेरा नेम एंड माई एज और मैं कितने ईयर ओल्ड हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोला क्या, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मैसेज, ठीक है। तो अब ये एक्सपोर्ट हो चुका है। अब बात करते हैं इंपोर्ट की। सो यू कैन इंपोर्ट मॉड्यूल्स इनटू अ फाइल इन टू वेज बेस्ड ऑफ इफ दे आर नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। सो ये इस पर डिपेंड करेगा। सो नेम्ड एक्सपोर्ट मस्ट बी डिस्ट्रक्चर्ड यूजिंग करली ब्रेसेस, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डू नॉट। सो एग्जाम्पल, import named exports from the file person.js। तो जब हम लोग import कर रहे होंगे तो हम लोग लिखेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट में, मैं रिएक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रिएक्ट में भी सेम ही चलेगा, अभी हम लोग सिर्फ JS की बात कर रहे हैं। आप लिखेंगे import name comma age from किस फाइल से, person.js फाइल से जो हमने ये बनाई हुई है ऊपर, ठीक है, दोनों फाइल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, माई नेम इज अभिषेक देखे, आई एम 40 ईयर ओल्ड एंड माई कॉन्टैक्ट नंबर इज दिस एग्जाम्पल के तौर पर। और अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट वाले को लेके आ रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट एट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम द फाइल मैसेज.js, तो यहाँ पर आप देखेंगे अभिषेक इज 40 ईयर ओल्ड डायरेक्टली आ रहे हैं। तो ज़रा फाइल पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक फ़ाइल बनाई है मैसेज.js और एक हमने फाइल बनाई है person.js, और इसमें दोनों ही एग्जाम्पल आपके अवेलेबल हैं, एक इनलाइन और दूसरा ऑल एट वंस एट दी बॉटम। और मैसेज वाली फाइल में हमने एक फंक्शन बनाया एरो और उसके अंदर हमने डिफाइन करके रिटर्न करा है, और इसको यहाँ पर हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो इसको
कॉल कैसे करोगे, यानी कि इंपोर्ट कैसे करोगे, तो मॉड्यूल्स में आते हैं, जहाँ पर हमने इसको प्रिंट करा है ना, वहाँ पर आप एक छोटी सी चीज़ देखोगे, मैंने क्या बताया स्क्रिप्ट के अंदर टाइप, आपने ऐसा कभी यूज़ नहीं किया होगा, है ना। तो टाइप हमने क्या बोला, मेरा टाइप है मॉड्यूल, और मॉड्यूल क्या है, मैंने बोला इंपोर्ट कराओ नेम एज कॉन्टैक्ट किस फाइल से, person.js से। दूसरा मैंने मॉड्यूल इंपोर्ट कराया, मैंने बोला इंपोर्ट मैसेज फ्रॉम मैसेज.js, और हमने मैसेज को फंक्शन को यहाँ ला के प्रिंट करा दिया, और मेरा डेमो 2 के अंदर पूरा का पूरा रिजल्ट सीधे सीधे यहाँ पर आ गया। अभिषेक इज़ 40 ईयर ओल्ड, एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से। तो समझ आया, यानी कि तुमने जो वो फाइल बनाई थी जो आप मुझे चेक करा रहे थे, उसको इस तरह से चलाना है। अगर इसमें चला रहे हो और रिएक्ट में चला रहे हो, तो वहाँ पर फिर आपका डायरेक्टली इंपोर्ट होगा, वो आप आगे जाके समझ जाओगे किस तरह से चलेंगी चीज़। लास्ट है आपका टर्नरी ऑपरेटर, छोटी सी फाइल है, इसको भी ख़त्म करो, फिर हम लोग आगे प्रैक्टिकल पे बढ़ेंगे। टर्नरी ऑपरेटर जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाई दिया था, कि यानी कि एक सिंगल लाइन में हम लोग इफ एल्स को लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलम लगा के। तो द टर्नरी ऑपरेटर इज अ सिंप्लीफाइड कंडीशनल ऑपरेटर लाइक अ इफ और एल्स। सिंटैक्स क्या होता है, कंडीशन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में आपका एक्सप्रेशन चलता है अगर ट्रू है, और कॉलन में चलता है अगर आपकी कंडीशन फॉल्स मोड में चली जाती है। सो हेयर इज एन एग्जाम्पल यूजिंग इफ और एल्स। तो बिफोर हम लोग देखेंगे, फंक्शन है हमारे पास एक रेंडर ऐप, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी में हमारा क्या आ जाए वेलकम, रेंडर लॉगिन में क्या आ जाए प्लीज़ लॉगिन, ठीक है। डेटा एक ही जगह पर रेंडर हो रहा है, किसके अंदर, डेमो 1 के अंदर। तो हमने कंडीशन को यहाँ पर कैसे किया, हमने एक बूलियन वैल्यू बनाई, एक वेरिएबल बनाया ऑथेंटिकेटेड, और बूलियन वैल्यू क्या डाली है ट्रू। तो ट्रू मतलब तो ये चलेगा, है ना, फॉल्स मतलब तो ये चलेगा। तो हमने बोला इफ़ ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू ट्रू है तो ऐप को रेंडर करो, और ऐप अगर रेंडर होगा तो क्या चलेगा, वेलकम। और अगर यूज़र मतलब हमारी इसकी ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू फॉल्स है तो क्या आएगा, रेंडर करो लॉगिन, यानी कि प्लीज़ लॉगिन। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, वेलकम। क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू क्या है, ट्रू है। सो हेयर इज द सेम एग्जाम्पल यूजिंग अ टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी में कैसे करेंगे, फंक्शन हमने सेम बनाया, यहाँ पर हमने लिखा फंक्शन रेंडर एप्लीकेशन, डेमो 2 के अंदर रेंडर करा रहे हैं क्योंकि सेम आईडी यूज़ नहीं करेंगे, और सब कुछ सेम है, बस हमने क्या बोला वेरिएबल ऑथेंटिकेटेड इक्वल टू ट्रू, हमने लिखा ऑथेंटिकेटेड रेंडर कर दो आपको अगर ट्रू है, नहीं है तो रेंडर लॉगिन करा दो। तो हमने बोला विद टर्नरी, हमारा ये वेलकम हो गया। और अगर मैं इसको जाके लिख देता हूँ नीचे ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू को फॉल्स, तो आपको क्या दिखाई देगा, प्लीज़ लॉगिन, है ना। तो यहाँ पर कोड की लेंथ देखो, और यहाँ कोड की लेंथ देखो। तो हमें मॉडर्न प्रैक्टिस को ऑप्ट करना चाहिए, जहाँ पर हमारा काम एक लाइन में ख़त्म हो जाए, ना कि 10 लाइन का आप कोड लिख रहे हैं। ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस, चाहे उस लाइन में 2 कैरेक्टर ही लिखे हुए हैं, आपका टाइम बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हॉरिजॉन्टल लिखी गई, ना कि वर्टिकल लिखी गई है। एग्जाम्पल, गूगल चलाते हो, कभी देखा गूगल के कोड में जाके, दिखाता हूँ, इसका कंट्रोल यू दबाओ, वर्टिकल देखो कितना कोड है, ख़त्म हो गया, नहीं है ना इससे ज़्यादा। अब ज़रा हॉरिजॉन्टल देखो, देख रहे हो नीचे स्क्रॉल बार, तो वेबसाइट का कोड हमेशा हॉरिजॉन्टल चलना चाहिए, ना कि वर्टिकल। हम खुश होते हैं भाई 2000 लाइन हो गई, 10,000 लाइन हो गई, बेवकूफ़ हो तुम लोग अगर ऐसा कर रहे हो, तो नहीं करना है, हमें हॉरिजॉन्टल जाना है। तो यानी कि एक लाइन में जितना भी मैटर हो उसका उतना ही टाइम लगेगा जितना वो 2 कैरेक्टर को पढ़ने में टाइम लगा रहे हैं, समझ गए। ऐसा करते ही वेबसाइट की स्पीड गोली की तरफ फास्ट हो जाएगी, समझ गए। अब यही कोड अगर मैं उठा के ले आऊँ अपने पेज के अंदर VS कोड में, मैंने बोला Ctrl+A Ctrl+C, और यहाँ जाके मैं एक बना लेता हूँ फाइल, न्यू फाइल लाइक demo.html, और मैं यहाँ पर लाके इस कोड को रख देता हूँ। अब ये देखो 6523 लाइन का गूगल का कोड है। अब तुम अगर ऐसे चलाओगे वेबसाइट, इसका कोई सेंस है चलाने का, नहीं है। तो कभी ऐसी कोडिंग नहीं करना जो सीधी चलती हो, ऐसी कोडिंग करना जो हॉरिजॉन्टल चलती हो। तुम जो स्टाइल भी लिखते हो ना कि क्लास का करली ब्रेस लगाया, फिर एंटर लगाया, 1 2 3 4 स्टाइल बनाते जा रहे हो, गलत है। वेबसाइट कभी चल ही नहीं पाएगी, बेकार है वेबसाइट। क्लास हमेशा एक लाइन में होनी चाहिए, समझ गए, वही होता है तरीका। चलो, तो ये मैंने आपके फंडामेंटल्स क्लियर कर दिए।
अब देखो आपको ये डिफरेंस क्यों पता चल रहे हैं, इसके पीछे का डिफरेंस ये है क्योंकि मैं हूँ एक फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर। हम स्पीड कैसे बढ़ाते हैं वो मैंने आपको टेक्निक बता दी, आप जो चलाते आ रहे हैं उसको बदलो, ठीक है, तो आउटपुट वही आएगा लेकिन रफ्तार बढ़ेगी। और मार्केट चलता है स्पीड के ऊपर। कोई भी वेबसाइट अगर 10 मिनट टाइम लगाएगी ना खुलने में, आप कभी नहीं जाओगे वहाँ पर। आप फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे क्यों जाते हो, इंस्टेंट खुलती है, ठीक है। अब तुम ऐसा तो है नहीं कि क्रोमा या विजय सेल्स या सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स ही सामान नहीं बेच रहे, वेबसाइट तो ये भी है ना। लेकिन हम क्यों नहीं जाते, पुअर यूज़र एक्सपीरियंस वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं देखना, ठीक है।